नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गजब करते हैं प्रधानमंत्री जी भी और उनके चक्कर में आके पड़े हुए ज्ञानेश कुमार भी। बिहार चुनाव में जितनी फजीयत ज्ञानेश कुमार की हुई है, उतनी शायद अब तक देश के किसी निर्वाचन आयुक्त की नहीं हुई है। लेकिन ज्ञानेश कुमार हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बिहार में वोट चोरी के बावजूद भी बीजेपी जीतना आसान नहीं है, ये कहना है अमेरिका में बैठे अभय दुबे जी का। गए हैं अमेरिका, लेकिन भारत में निगाह बनी हुई है, राजनीति की तमाम बातें करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेके चलता हूँ सीधा अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनिए पूरी बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। आपको देख के मुझे जलन हो रही है, आप जैकेट में बैठे पहने हुए हैं अमेरिका में, और यहाँ अक्टूबर में भी भारत में और लखनऊ में तो गर्मी हो रही है। एसी चल रहा है मेरा, एसी में बैठा हूँ, सोले पे यहाँ बैठा तो मौसम बहुत सुहावना है ना। हूँ। हल्की सी खुनक बहुत हल्की सी खुनक होती है। लेकिन गर्मी भी बिल्कुल नहीं कह सकते आप उसे, सर्दी भी नहीं कह सकते। जैसे शाम होगी थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो हम लोग पहले से एक हल्की सी जैकेट लेके चलते हैं ताकि लौटते वक्त सर्दी का सामना न करना पड़े। जी चलिए, आप कुछ गर्मी की बातें कर ली जाए। बिहार में चुनाव है और ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पूरे देश में एसआईआर लागू होगी। अलग अलग भाषाओं में धन्यवाद दिया वोटर्स को और कह रहे हैं कि पूरे देश में एसआईआर होगी। बिहार एक बार फिर गर्मी पे दनादन दनादन पैसे डालने जा रहे हैं। बिहार में इतने पैसे डालने के बाद महिलाओं को, नौजवानों को, रोजगार को, लगता है कि बिहार में अगर वोट चोरी नहीं हुई तो एनडीए सरकार बना पाएगा। क्या लगता है आपको? मेरा तो मानना यह है कि वो कितना भी पैसा डालें और वोट चोरी की चाहे कितनी भी तिकड़म हथकंडे अपना लें, एनडीए के लिए बिहार में चुनाव जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं कोई गारंटी से नहीं कहता हूं कि वहां महागठबंधन जीत ही जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि महागठबंधन के लिए इससे ज्यादा अनुकूल स्थिति और कोई हो नहीं सकती। इसके मुख्य तौर पर दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि नीतीश भाजपा, मैं हमेशा नीतीश हाइफन भाजपा करके बोलता हूँ, नीतीश सरकार नहीं है ये, नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहां काफी जबरदस्त है। और इस बात को खुद भाजपा के अंदर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के अंदर के लोग भी स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं, एनडीए जो है वो तकरीबन नेतृत्व विहीन हो गया है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे बिहार को संबोधित कर सके। नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमताओं में काफी कमी आई है। हालांकि मुझे अभी भी यकीन है कि वो जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो बीजेपी से बराबर या एक सीट हो सकता है, प्रतीकात्मक रूप से ज्यादा ही प्राप्त कर लें। लेकिन चुनाव परिणाम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के बराबर सीटें हासिल की थी, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी सीटों का क्या हश्र हुआ। लोकसभा में उनका प्रदर्शन जरूर अच्छा रहा था, लेकिन अभी विधानसभा में आकर फिर परिस्थितियां उनके खिलाफ हो गई हैं काफी। और चिराग पासवान के जरिए और दूसरे तमाम हथकंडों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पैर काटने में लगी हुई है। तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं एनडीए के लिए सत्ता को दोबारा फिर से प्राप्त करने का, जहां तक मामला है। इसलिए ये सब जो है, विपक्ष ने इतना जबरदस्त आंदोलन चलाया है एसआईआर में होने वाली गड़बड़ियों और संभावित गड़बड़ियों के खिलाफ, तो उससे उसके अपने कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और उसका अपना जो जनाधार है, स्थायी जनाधार है, जो हमेशा वोट मिलता है महागठबंधन को, वो बहुत ही शिद्दत के साथ में घर से निकलकर वो लोग वोट डालेंगे। तो वो उनका उनका वोटिंग परसेंटेज मैं मानता हूं यादवों का, मुसलमानों का, सहनियों का, इन सब लोगों का और कांग्रेस के समर्थकों का, सीपीआई एमएल के समर्थकों का काफी ज्यादा होगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के अंदर उतना उत्साह नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐलान किया है कि वो जम के वहां पर वोटरों को निकालेगा और बूथ प्रबंधन में पूरी तरीके से एनडीए की मदद करेगा। लेकिन संघ तो हर जगह ऐसा करता है, फिर भी जहां चुनाव हारना होता है वहां चुनाव वो हारते ही हैं। संघ ने झारखंड में भी ऐसा किया था। वहां तो वनवासी कल्याण आश्रम है, बहुत काम है झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम का। और मैं बताऊं, वनवासी कल्याण आश्रम बहुत प्रभावी संगठन है। अभी अभी उसके ऊपर किताब लिखी है मेरे मित्र कमल नयन चौबे ने, अंग्रेजी में पेंगुइन ने छापी है किताब। अभी मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया था। उसमें उन्होंने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम के जो नेता होते हैं उनका प्रभाव इतना है कि किसी वक्त जाकर नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। वही तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं टिकट मिलेगा। किसी के ऊपर वीटो कर दें तो उसको टिकट नहीं देती भाजपा। तो ऐसा वनवासी कल्याण आश्रम झारखंड में पूरे भारतीय जनता पार्टी की मुहिम का नेतृत्व कर रहा था, फिर भी हार गई भाजपा। और कमाल की बात है, मुझको तो लगता था कि मोहन भागवत भी कहते तब भी मोदी किसी के टिकट की नहीं सुनते होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम वाले कोई नहीं हाँ, सुनना नहीं, है। देखिए, ये सब चीजें
इलाके इलाके पर निर्भर करती हैं। अब जैसे गुजरात के अंदर संघ अगर मोदी से कुछ उल्टा कहे खड़ा हो तो जाए। बात नहीं मानेंगे उसकी। उल्टा खड़ा हो जाए। हाँ, हाँ, ये वो नहीं लेकिन मानेंगे। लेकिन लेकिन एक झारखंड में माननी पड़ेगी और हाँ, कहीं हाँ। उड़ीसा में माननी पड़ेगी, वहाँ ऐसी माननी पड़ेगी। जी। अच्छा, झारखंड से मुझे याद आया कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहाँ-जहाँ इनकी सरकारें थी, हुँ, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हुँ, वहाँ आराम से वोटर लिस्ट में खेल हो गया। दिल्ली में इसलिए कह रहा हूँ सरकार केजरीवाल थी, लेकिन प्रशासन सारा हुँ, मोदी सरकार का था, बीजेपी का था। जी, जी। झारखंड में पूरा जोर लगाया। हुँ, शिव हेमंत सोरेन जेल चले गए, ईडी के छापे दनादन। हुँ, लेकिन चूँकि सरकार नहीं थी, तो वोटर लिस्ट वहाँ पे खेल हो नहीं पाया। हुँ, झारखंड में सरकार बन गई, दमदारी से बन गई। हेमंत सोरेन ने जम के मोर्चा लिया, बड़े हुँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अभी भी वो। जी, जी। तो इसका मतलब ये तो लगभग साफ हो गया देश में कि असली खेल जो है वो सारा वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में सारा खेल है और विपक्ष को इस तरह की परिस्थितियाँ बनानी होंगी, इस तरह की पहलकदमियाँ अपनानी होंगी, इस तरह की युक्तियाँ अपनानी होंगी, इस तरह की रणनीतियाँ आज़मानी होंगी कि भाजपा की राज्य सरकार होते हुए भी वहाँ पर मतदाताओं को वो इतना जागरूक कर दे कि जो एसआईआर के ज़रिए या वोटर लिस्टों में जो डिजिटल फ्रॉड होता है, इसका राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश किया था। उन सब के बावजूद भी विपक्ष के जितने वोट हैं, उतने पूरे पड़ जाएँ। देखिए, हुँ, विपक्ष राज्यों के स्तर पर काफ़ी एकताबद्ध है। हुँ, अब आप बिहार में ही देखिए, बिहार में जो एनडीए की ताकतों के अलावा जो कुछ है, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप और प्रशांत किशोर को छोड़ दें आप, तो बाकी सारे लोग एक मंच पे हैं। हुँ, बिहार में तो देखिए महागठबंधन की जो एकता है, वो आदर्श एकता है। हुँ, ऐसी ही विपक्ष की राष्ट्रीय एकता चाहिए। आप जो एनडीए गठबंधन है, वो भी महागठबंधन है वहाँ पे। हाँ, हाँ, और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं है, तो हाँ, महागठबंधन के भी सदस्य नहीं है। प्रशांत किशोर तो अभी बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। वो आखिरकार किस मोर्चे में जाएँगे, कोई नहीं कह सकता। हुँ, तो आज़मा रहे हैं इधर-उधर जहाँ दाँव मिल जाए। जहाँ मौका मिल जाए। हाँ, अभी तो मेरे ख़्याल से वो एनडीए में जाने की उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से कल मैंने आपके साथ चर्चा में कहा भी था कि वो महागठबंधन के साथ भी ऐसा लगता है कि एक अघोषित किस्म की एक समझदारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि जो महागठबंधन के बाहर की राजनीतिक ताकत है, उनको लग रहा है कि ये एनडीए जो है वो जाने वाला है, आने वाला नहीं है। तो ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरा ये देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज नेताओं की बड़ा मायने रखती है कि जहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा मुरझाया-मुरझाया लग रहा है। जो आप पिछले 3-4 साल पहले की तुलना करिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो स्टाइल था, हाथ भी काँपने लगे। उम्र का तकाज़ा तो होता ही है, 75 साल के हो गए, हाथ भी काँपने लगे हैं, बोलने में भी उतना उत्साह नहीं बचा। तो तेजस्वी का मैं देख रहा हूँ संजय कि जी, अगर लेवल अब 240 सीटें नहीं, माफ़ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ, 240 सीटें अगर नहीं मिलती तो हाथ नहीं काँप रहा होता इस वक़्त। हुँ, और क्रॉस हो गई होती चेहरे पे ही पहले ज़्यादा चमक होती। अगर 300 तक पहुँच जाते तो। हाँ, क्योंकि 240 मिल जाने से मोदी जी को रिटायरमेंट की तरफ धकेल दिया गया। रिटायरमेंट तक पहुँचे नहीं अभी। आप उसी तरह सोचिए, एक आदमी रोज़ जाता है दफ्तर, बिल्कुल स्वस्थ लगता है। रिटायरमेंट के 1 हाँ। हफ्ते बाद ही शिकायत करने लगता है, घुटनों में दर्द हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो मैंने कई लोगों को देखा है कि जिसने रिटायरमेंट के मोदी जी बाद की अगर यही घर पे हालत है। बैठ मोदी जी को तो रिटायरमेंट की गंध लग गई है। रिटायरमेंट की खुशबू उनके नाक में आ रही है उनकी। सूंघ रहे हैं कि रिटायरमेंट आ रहा है नज़दीक, हैं? तो वो उसकी वजह से उनके हाथ-वाथ सब काँपने लगे हैं। अच्छा, कितने दिन तक 75 साल के हो गए और कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहना चाहते होंगे? क्या लगता होगा कि वो कहते हैं 80 साल मोरारजी देसाई 80-84 साल तक रहे प्रधानमंत्री, हम भी रहेंगे। लेकिन मोरारजी देसाई तो शिवाम्बू पीते थे। शिवाम्बू का मतलब आप समझते हैं? सुबह की समूत्र वो सेवन करते थे। समूत्र अपनी सेवन पहली करते थे घोषित रूप से। उन्होंने हाँ, वो कोई तो मैं हाँ, और तो अब सवाल ये, मोदी जी को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है अगर और 85 साल तक और 90 साल तक प्रधानमंत्री रहना है, तो उन्हें इन विकल्पों पे विचार करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी सुबह उठें, टॉयलेट में जाएँ और फिर मूत्र विसर्जन करें, वो पिएँ। ऐसा तो ना, मोरा ना, मो शिवाम्बू कहिए उसको आप। मूत्र नहीं कहें। हाँ, मूत्र मत कहिए, शिवाम्बू। अच्छा, अगर इसका वो करेंगे ट्रांसलेशन, जैसे गौमूत्र है तो फिर क्या कहेंगे? गौ? अब वो अब देखिए, मेरी क्षमताएँ सीमित हैं। मैं मैं मतलब नहीं बोल अच्छा, सकता। अब तो परेश रावल भी इसी लाइन में आ गए। उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोरारजी देसाई की तरह मूत्र सेवन करता हूँ। भाई मोरारजी के बारे में मशहूर है ना, मोरारजी प्रधानमंत्री के तौर पे सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो वो फट सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे थे और नौजवान आईएएस अफ़सर जो थे, वो हाँफ रहे थे पीछे। तो एक ने सीनियर अफ़सर पूछा, "सर आप ये कैसे कर पाते हैं?" तो मोरारजी ने मुड़ के कहा कि जो मैं करता हूँ वो
तुम नहीं कर सकते। तब पता चला कि ये क्या करते हैं। बाप रे, लेकिन हाँ ये बात तो सही, 84 साल में एक्टिव थे, तो यानी प्रधानमंत्री के लिए चाहते होंगे मोदी जी भी अभी 5-10 साल तक मैं रहूं, कंटिन्यू करूं। नहीं नहीं, मोदी जी लोग ने एक बार कहा था कि वो मैं अलग धातु का बना हुआ हूँ, मतलब मोदी जी सत्ता छोड़ने वाले में नहीं है। मोदी जी को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अगर एनडीए की ही सरकार बननी है या बीजेपी की ही सरकार केंद्र में बननी है, तो वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ना खींच के गद्दी से उतारना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं उतरेंगे। चुनाव हार गए तो जाना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है। हमारे मित्र हैं केपी मलिक जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि कुर्सी से हटें, जाएं योगी जी देखें, उससे पहले अमित शाह और संजय जोशी के बीच में कुछ कुछ नजदीकी बढ़ने की चर्चा हो रही है। कैसा हो सकता है? देखिए, ये तो राजनीति है, और राजनीति में एक परिस्थितियों के मुताबिक समझौते निकालने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, वो सब है, मतलब जो है, और अपने मतभेदों को स्थगित करना पड़ता है, भले ही कितना भी झगड़ा हो गया। अब संजय जोशी में और इन गुजरात लॉबी के अंदर बहुत झगड़ा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बीच का रास्ता निकालने से बात बन सकती है तो लोग निकाल सकते हैं, उससे झगड़ा बंद नहीं होता है। फिर भी एक दूसरे के ऊपर घात लगाए रहते हैं, वो होता ही रहेगा। तो क्या ऐसा भी लगता है कि अमित शाह और संजय जोशी के बीच में ये सहमति बने कि भाई आप प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अपना मेरा प्रशस्त करिए और आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए? कोई कुछ ऐसा भी भी हो सकता है। देखिए, जो होगा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, उनके पीठ पीछे नहीं होगा, और संघ ने ही अच्छा, दबाव। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा आपने कहा है तो आपको पता होगा, कुछ जानकारी होगी मैं तो आपको। मलिक साहब के ट्वीट पे बात कर रहा संघ ने हूँ। ही दबाव डाला होगा कि अमित शाह के ऊपर कि भाई ये को ठीक ठाक करो, अपना संबंध दुरुस्त करो। अच्छा, संघ भी बिल्कुल अड़ा हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष पद को कर नहीं पा रही डिक्लेयर, इतने दिन हो गए नहीं, हैं। संघ अड़ा हुआ है, क्योंकि संघ जानता है कि यही वो मुकाम है जहां पर तय होगा कि संघ के नेतृत्व में हिंदुत्व की स्थापना होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की स्थापना होगी। हिंदुत्व की स्थापना तो दोनों सूरतों में होगी। सवाल यह है कि उसकी बागडोर किसके हाथ में होगी। मोदी जी भी संघ के हैं, संघ मोदी जी का है, वो तो एक घर के भीतर का झगड़ा है ना ये, कि बिजनेस जो दुकान है, दुकान में गल्ले में जो माल आता है वो बाप के हाथ में जाएगा कि बेटे के हाथ में जाएगा, उस टाइप का मामला है ये। सुबह घर में अरहर की दाल बनेगी कि उड़द की दाल बनेगी, ये कौन तय करेगा, इस टाइप का झगड़ा है वो। अच्छा, तो फिर अगर मैं इसको इन शब्दों में कहूं तो इसका मतलब ये सहमति बनी है कि भाई जब तक ये सब फाइनल ना हो जाए, ये झगड़े फाइनल ना हो जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक मत बुलाओ। पता नहीं उसमें सांसद इकट्ठे खड़े होकर क्या कहते हैं कि भैया मोदी जी अब बहुत हो गया, अब गडकरी जी को थोड़े दिन बना दीजिए। देखिए, ये जो बात, ये फिक्र उन लोगों को ज्यादा होती है जो लोकतांत्रिक संगठन के अंदर चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई संगठन के अंदर सारे काम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए हों। पार्टी का अगर संसदीय दल का नेता चुना जाए तो संसदीय दल की बाकायदा बैठक हो। ये बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी में आज तक कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है, जनसंघ में कोई अध्यक्ष आज तक नहीं चुना गया है, इतिहास है उनका, बिल्कुल एकदम और रिकॉर्ड पे है। ये जो चुनाव होता है कि कहा कोई जाता है चुनाव कि नहीं होता है। किसने कह दिया आपसे चुनाव होता है? कोई चुनाव नहीं होता है। एक नाम प्रस्तावित किया जाता है, उसी को बना दिया जाता है, वो पहले से तय होता है। कोई चुनाव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनने की कोई परंपरा नहीं है। और ये जो नाटक कोई होता है लोग कि जब उनके पहले सामने हम टीवी पर उन पे इल्जाम लगाते हैं, तब वो कुछ तिकड़म करके एक तिकड़म नुमा तर्क लेके आते हैं कि पहले हमारे वहां के अध्यक्ष चुने जाते हैं, यहाँ के अध्यक्ष चुने जाते हैं। राज्यों के स्तर पर कुछ चुनाव होता है, ये सही बात है, लेकिन केंद्र में कोई चुनाव नहीं होता है। ना खाता ना वही, जो मोदी और शाह का है वही सही। नहीं, अभी तक ये था, लेकिन पहले, उससे पहले ये था कि जो संघ का है वही सही। तो वो अब संघ ही चाहता है कि यही हो, ना खाता ना वही, जो संघ का है वही सही। तो लग रहा है आपको कि अब लग रहा है कि जो हालात बन रहे हैं उस हालात में यही होगा कि जो संघ का है वही सही। संघ यही चाहता है। संघ की इच्छा यही है कि इसी तरीके से हो सारा का सारा, और यही दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो विवाद है, मतलब जो है, इसी वजह से वो गतिरोध आया हुआ है, और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगर मोदी जी को 350 सीटें मिल जाती, मोदी ने 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष बना दिया होता। ये बात तो सही है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे कि कारण क्या है? पिछली बार बिहार के और कुछ और राज्यों के चुनाव थे तो अखलाक की हत्या कर दी गई, मुद्दा गरमाया और बिहार में और बाकी राज्यों में फायदा मिला। कोई अब फायदा बिहार नहीं में मिला, मैं नहीं मानता हूं इससे फायदा मिला। देखिए, माहौल ये बनाया सब, गया।
हाँ, ये होता क्या है कि इस प्रकार लोग जीत और हार का श्रेय कुछ घटनाओं को देने लगते हैं। उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया। इन जीत और हार के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में और ज्यादा गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। जो सामाजिक शक्तियां हैं, गठजोड़ हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक बिरादरी से आप गठजोड़ बनाते हैं तो कितनी बिरादरियां आपसे उसकी प्रतिक्रिया में दूर हो जाती हैं, ये देखना चाहिए। आपने एक बिरादरी से गठजोड़ बना लिया, आपकी बल्ले बल्ले हो रही है मीडिया में आपके समर्थकों के बीच में, ये आपको पता नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया में कुछ बिरादरियां आपसे नाराज होकर अलग हट गई। मैं आपको उदाहरण बताता हूं ऐतिहासिक। अब गुजरात में कांग्रेस ने खाम की रणनीति बनाई, जिससे लगा कि बहुत, दो चुनाव भी माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जबरदस्त जीते गए। लेकिन आप देखिए खाम की रणनीति से क्या हुआ, पटेल स्थायी रूप से कांग्रेस से हट गए। पहले तो पटेल कांग्रेस के साथ थे ना, फिर पटेल उधर चले गए भाजपा की तरफ। उस खाम की रणनीति से कांग्रेस को फौरी तौर पर बहुत लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ लगा कि अब कांग्रेस को कोई चुनाव हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन भाजपा की जमीन पकने लगी उससे। भाजपा को पटेलों का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से भाजपा आज तक वहां जीत रही है। अब उधर देवराज अरस ने जो अहिंदा की रणनीति अपनाई वहां पर, क्योंकि वो चाहते थे कि लिंगायतों और वोक्लिगाओं का जो प्रभुत्व राजनीति उसको खत्म किया जाए और पिछड़ों को सामने लाया जाए, तो उससे कांग्रेस को वहां भी फायदा हुआ। लेकिन उससे लिंगायत जो है वो अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए और वोक्लिगाओं ने अपनी अलग पार्टी, जनता दल में अलग अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस से ये दोनों हट गए बड़ी कम। तो आप एक रणनीति बनाते हैं, उससे आपको लाभ होता है। आपको देखना ये होगा कि ये लाभ दीर्घकालीन है या ये लाभ अल्पकालीन है। अल्पकालीन लाभ की चमक दमक में दीर्घकालीन नुकसान दिखाई नहीं पड़ते, आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन दूरगामी दृष्टि से बहुत नुकसान होता है। हाँ, ये मैं आपकी बात मान सकता देखिए, हूँ, मैं लेकिन बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस कोटा लाए ये और ऊंची जातियों को आरक्षण में पिछले दरवाजे से उन्होंने घुसेड़ा, उससे भाजपा को लगा कि उन्होंने 90 के दशक में अपने घोषणा पत्र में जो मांग लिखी थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो हमने उसको जमीन पर उतार दिया। बहुत खुश हुई भाजपा, लेकिन भाजपा को उससे दीर्घकालीन नुकसान हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने वो लाल किताब जेब से निकाल के दिखाई कि संविधान बदलना चाहते हैं, वैसे ही दलितों और पिछड़ों को लगा कि हाँ, ये वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो ईवीएस कोटा वाले लोग हैं। भाजपा के खिलाफ वोट कर दिया उन्होंने, उनकी बड़े हिस्से ने। अच्छा, फिर कारण क्या कि बिहार के चुनाव से पहले अचानक आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद पैदा किया जा रहा है? बरेली में कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझ के पूरे कुछ नहीं होगा। देखिए, जो दूसरा कट्टरपंथी, मैं समझ गया आपकी बात, जो कट्टरपंथी तत्व भाजपा के साथ हैं, तो वो आई लव मोहम्मद से वही लोग भाजपा के साथ, नया कोई तत्व उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने देखा कि आज तक चैनल पे 1 घंटे का शो हुआ कि बुलडोजर सही है या नहीं है, बरेली के संदर्भ में जोड़ के। अब मुझे बताइए कि आज तक जैसे चैनल पे 1 घंटे का शो क्या बिना पीएमओ के हरेन जोशी की मर्जी के बिना कर सकता है कोई आदमी? दावा नहीं कर सकते। जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो अमेरिकन एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के तहत सांप्रदायिकता धीमे स्तर पर भड़काई जाती रहे, बिना किसी बड़े उबाल के, बिना कोई ज्वार ना आने पाए, मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहे, मतलब ज्वार आने की संभावना दिखती रहे लेकिन ज्वार आने न पाए, ये है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए कभी घर वापसी है, कभी गोरक्षा है, कभी लव जिहाद है, कभी थूक जिहाद है, कभी कुछ जिहाद है, अब ये आई लव मोहम्मद है, ये उसी रणनीति के हिस्से हैं। जब आई लव मोहम्मद ठंडा हो जाएगा तो कुछ और सोच लेंगे, मतलब कुछ और लेके आ जाएंगे। वो इसी तरह करते रहेंगे। 24 घंटे ये लोग यही सोचते हैं। चुनाव तो कुछ ना कुछ ये ऐसा करते रहेंगे, और चुनाव के बाद भी करेंगे, हमेशा करते रहते हैं। इसकी ये रणनीति चुनाव से बनी हुई नहीं है, आप देखिए चलती रहती है। ये आप ये देखिए, अपराध, नफरत, इसका सीमा कहां तक हो गई कि रायबरेली में एक दलित लड़का था, नौजवान था, हरिओम नाम का। उसको हरिओम को पीटना शुरू किया कुछ लोगों ने। वो कह रहा राहुल गांधी, तो और मारा, और कहा कि हम बाबा के आदमी है, राहुल का नाम कैसे ले रहा, मर गया वो। रायबरेली की घटना है। तो ये मैं आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जातीय उन्माद बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका ये रुकेगा कहाँ? क्या स्वरूप होगा इसका? देखिए, इन सब बातों का एक ही इलाज है। हमारे गुरु थे प्रोफेसर धीरूभाई शेठ, वो कहते थे कि राम भक्तों को 14 साल का वनवास दो।
आप चुनाव में हराइए, जब तक इनके हाथ में सत्ता रहेगी तब तक ये सब लोग करेंगे। और सरकार इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सुरक्षा एजेंसियां इनके पास हैं, इनके खिलाफ कानून काम नहीं करेगा कोई। तो ये कानून काम न करने की वजह से सुविधा पूर्वक बिना कोई जोखिम उठाए ये करते रहते हैं। जब सरकार हाथ से निकल जाती है तब इनको सोचना पड़ता है कि हम, क्योंकि फिर मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, कुछ लाठीचार्ज भी होगा, थोड़ा बहुत आंसू गैस डाली जाएगी, तो फिर थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, रुक जाते हैं उसमें। तो वो हाँ, आप इनको जब तक विपक्ष इनको चुनाव में नहीं हराएगा तब तक ये सब अपनी रणनीतियों को बिना किसी जोखिम के, बिना किसी मुश्किल के लगातार लागू करते रहेंगे। अगर आपको ये सुविधा उनसे छीननी है तो उन्हें चुनाव में हराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये स्थितियां बनती रहेंगी और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।